सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया था कोल बेस रिएक्शन एंड रिमर्टिमन रिएक्शन। अभी अपन नेक्स्ट आगे वाले जो बचे हैं वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 7th नंबर का है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। 7th नंबर पे है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन सकता है, ये अपने को देखना है। ये एक ही रिएक्शन है, इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है। ओके, मतलब आएगा तो ये एक ही रिएक्शन आएगा, फिक्स है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अभी फिनॉल जो है ये रहा तुम्हारा बेंजीन पे OH, मतलब ये बन गया फिनॉल। अभी ये फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाना, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, CrO3 यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये प्रोडक्ट फिक्स है। इसका प्रोडक्ट बनता है ऐसा, एक सेकेंड, ओके, ये बन जाएगा ऐसा, लाइक दिस। यहाँ पे भी रहेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड O। इसे बोलते हैं पैरा बेंजोक्यूनॉन। इसका नाम आता है पैरा बेंजोक्यूनॉन। ओके, पैरा बेंजोक्यूनॉन। अभी ये जो रिएक्शन है, मैं खुद बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रट्टा मारने टाइप है। इसका मैकेनिज्म समझने में मत जाओ, बहुत डिटेल में मैकेनिज्म है, अवेलेबल है, बट उतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं आता है वो मैकेनिज्म का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा नहीं हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। तो सिर्फ एक सिंपल सा रिएक्शन आता है कि फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया CrO3 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है पैरा बेंजोक्यूनॉन। ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन था 7th नंबर का, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। इसके बाद थोड़े से लॉजिकल रिएक्शंस है जो कि है, जो तुम लोग डायरेक्टली समझ सकते हो, विदाउट मैकेनिज्म भी उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो, नेक्स्ट है तुम्हारा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन किसका करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन फिनॉल का, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो मैंने तुम लोग को बताया है, एक लिस्ट लिख के दिया है कितने कितने रिएक्शंस अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो वीडियो ओपन करो, चाहिए तो वो लिस्ट को वापस एक बार चेक करो, लिख के रखो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। अब यहाँ पे क्या करना है, फिनॉल का हाइड्रोजिनेशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो उसे बोलते हैं कैटालिटिक। तो देखो ये है फिनॉल, फिनॉल मतलब यहाँ पे आ गया OH, इसका हाइड्रोजिनेशन करवाना है। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 3 क्यों लिखा, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी डबल होता है, यहाँ पे भी डबल होता है। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस 2 हाइड्रोजन लगते हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। जैसा एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस 2 हाइड्रोजन लग रहे थे, 3 डबल बॉन्ड के अक्रॉस कितने लगेंगे, 6 लगेंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली 3H2 लिखा, ठीक है। उसका रीज़न मैंने बता दिया। कौन से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करोगे, निकल के प्रेजेंस में बहुत अच्छा रिएक्शन होता है, निकल प्लेटिनम इनके प्रेजेंस में अच्छा रिएक्शन होता है हाइड्रोजनेशन का एट हाई टेम्परेचर 433 केल्विन। तो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है सारे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ऐसा OH, बस इसके सारे डबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। एंड ये जो प्रोडक्ट बना इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, साइक्लिंग रिंग है इसलिए साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और पहले कार्बन पे OH है, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल। दिस विल बी साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ में आया। तो फिनॉल का अगर तुम लोग रिडक्शन करवाते हो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, रिडक्शन का मतलब ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हो, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, प्रोडक्ट मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर H2 ऐड करते हो तो, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हो, तो तुम्हें फिनॉल से सीधा क्या मिल जाएगा, फिनॉल से तुम्हें मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, मतलब अल्कोहल मिल जाएगा। ओके, तो ये था तुम्हारा 7th एंड 8th नंबर का। अब सिर्फ एक ही बचा है जो कि है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, जो कि है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो ये समझ में आया, एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसके अंदर। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, अब रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब वही, तुम्हें ऑक्सीजन को निकालना है या तो हाइड्रोजन को ऐड करना है। लेट्स सी क्या होता है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल मतलब ये बन गया तुम्हारा बेंजीन रिंग पे OH, दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल। ओके, अब फिनॉल का जब मैं रिडक्शन करवाता हूँ, तो यहाँ पे रिडक्शन करवाना है विद द यूज़ ऑफ जिंक। तो तुम्हें पता है जिंक की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो जिंक ऑक्सीजन आपस में बना लेगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड तो होगा क्या, ऐसे समझ लो कि ये कार्बन को ये हाइड्रोजन मिल गया। ओके, तो ये सिंपल सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। ये सिंपल सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। इसका प्रोडक्ट बन गया बेंजीन, ये था फिनॉल एंड प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। क्लियर हुआ ये चीज़, समझ में आया। तो तुम लोग को 3 रिएक्शन मेरा बाकी रह गया था, एक था ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल जो करवा दिया, उसके बाद था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वो भी हो गया, और लास्ट वाला था रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, मतलब जितने भी रिएक्शंस थे फिनॉल के अलग अलग अपन ने सारे रिएक्शंस कवर अप कर लिए।
अब बचता है इसका छोटा सा पॉइंट जो कि है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे अल्कोहल का भी एंड में लिया था, इसका भी अभी एंड में लेते हो कि केमिकल प्रॉपर्टी हो गया है, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो चलो हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, सेम जैसे अल्कोहल का था वैसे ही इसका भी रहने वाला है। फिनॉल का कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, ओके। डिफरेंस कहाँ आएगा, जहाँ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आएगा वहाँ पे तुम लोग को डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के केस में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उड़ा दी गई है। सिर्फ एक ही टेस्ट रखा है, एक्चुअली थे 3 बट एक ही रखा है, बाकी 2 रिड्यूस कर दिए, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसा मैंने अल्कोहल में बताया था, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या, ध्यान से देखना कि इनके जो नेचर ऑफ इंटर मतलब क्या, अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। नेचर ऑफ इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्सेस होती है चेक करना है। तो देखो अगर मैं फिनॉल के लिए बनाता हूँ तो कैसा बनेगा, ये रहा फिनॉल का OH, ये रहा फिनॉल का OH, और अगर मैं वापस से दूसरा फिनॉल बनाता हूँ तो ये रहा फिनॉल का OH। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन का ये डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन का ये डेल्टा प्लस आपस में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में काउंट होता है, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होता है 2 फिनॉल्स के बीच में, जैसे 2 अल्कोहल के बीच में भी होता है वैसे 2 फिनॉल्स के बीच में भी होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनकी वजह से ये लोग आपस में बॉन्डेड रहते हैं, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। ये था एकदम सबसे पहला प्रिंसिपल, आई मीन टू से पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद में सेकंड क्या है, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट तो तुमको रट्टा ही मारना है कि वो कैसा रहता है, उसका कलर कैसा रहता है, उसका टेस्ट कैसा रहता है, वो कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ तो तुम्हें रट्टा ही मारनी है। क्योंकि जब तक तुम लोग लैब में जाओगे नहीं, फिनॉल को देखोगे नहीं कि एक्चुअली कैसा दिखता है, तो तुम लोगों को कैसे पता रहेगा कि वो सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, कि गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो जो प्योर फिनॉल होता है वो कलरलेस होता है। जो प्योर फिनॉल होता है वो एकदम कलरलेस होता है, टॉक्सिक होता है, बराबर। कलरलेस तो होता है, ये साथ ही साथ टॉक्सिक भी होता है। और दूसरी उसकी जो लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट का सॉलिड होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड। तो ये आता है इसका फिजिकल स्टेट में कि कलरलेस होता है, टॉक्सिक होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो ये बस तुम्हें बस याद ही रखना है, एक दो बार रीड करोगे तो भी याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। और जो सल्यूबिलिटी का पॉइंट है, सल्यूबिलिटी भी सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा। सल्यूबिलिटी मतलब देखो वाटर में कौन से सल्यूबल होता है। अगर अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल का मैं बात कर चुका हूँ कि अप टू 3 कार्बन एटम जो लोअर अल्कोहल है सॉल्यूबल होते हैं। फिनॉल के केस में फिनॉल्स कैसे सॉल्यूबल होता है वाटर के साथ, तो देखो अगर मैं फिनॉल के लिए स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये देखो, ये रहेगा PHOH, ओके। अब यहाँ पे होगा क्या, PHOH का लो, ये स्ट्रक्चर तो बना लिया। अब यहाँ पे वाटर जब आएगा तो वाटर क्या होगा, HOH, और यहाँ पे वाटर का क्या होगा, HOH, ऐसा होगा वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो अब आपस में क्या होगा, ध्यान से चेक करना, इसका डेल्टा प्लस और इसका डेल्टा माइनस आपस में बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली इसका डेल्टा माइनस एंड इसका डेल्टा प्लस आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिनॉल भी काफ़ी हद तक सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। अगर इसके तुम लोग ग्रुप्स बढ़ा दोगे, इसके जो सब्स्टिट्यूएंट जो एक भी नहीं है, अगर इसके सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज करते चले जाओगे तो कुछ टाइम बाद वो भी इनसॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक नॉर्मल फिनॉल की बात है वो वाटर में काफ़ी हद तक सॉल्युबल होता है। क्लियर। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एकदम सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। अब तुम्हारा बचता है सिर्फ एक ही रिएक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। नाम क्या है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। कि तुम लोग को दोनों अल्कोहल और फिनॉल दोनों में ग्रुप तो OH ही आ रहा है, तो डिसाइड कैसे करोगे कौन सा अल्कोहल होता है एंड कौन सा फिनॉल होता है। तो लैब में टेस्ट कैसे करते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, कि दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, अल्कोहल एंड फिनॉल। तो तुम्हारे सिलेबस में एक्चुअली पहले 3 मेथड दिया था, लेकिन अभी रिड्यूस सिलेबस में 2 निकाल दिया गया। तो तुमको एक ही मेथड पढ़ना है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन किसके बीच में, अल्कोहल एंड फिनॉल, इन लोग के बीच डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पढ़ना है। एक सिंपल सा रिएक्शन है। चलो ध्यान से देखो, एकदम हो जाएगा, 2 मिनट का एक काम है। देखो पहला जो दिया था वो था लिटमस पेपर टेस्ट, जो कि हट चुका है, वो मुझे नहीं लेना है। लिटमस पेपर टेस्ट, ओके, ये था बट अभी हट गया तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को बस एक ही लेना है सिलेबस के हिसाब से, जो कि है रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड, जो कि है रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड, फेरिक
क्लोराइड। ये एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क रखना, एग्जाम में बार बार पूछता है, क्योंकि इस बार तो पूछने का और भी चांस है क्योंकि एक ही रिएक्शन है तो हो सकता है पूछ ले। ओके, रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। और जो थर्ड वाला है वो है रिएक्शन विद बेसिस, वो है रिएक्शन विद बेसिस। तो फर्स्ट एंड थर्ड मैं बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, ये यूज़ करके भी अपन अल्कोहल एंड फिनॉल को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है कौन सा फिनॉल है। तो लिटमस पेपर एंड रिएक्शन विद बेस अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ एक ही पढ़ना है, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। ओके, तो डाला हेडिंग रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। अब अपन इसके रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है एक्चुअली, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। तो अगर मैं फिनॉल लेता हूँ, फिनॉल को डायरेक्टली ऐसा लिख लेता हूँ मैं, ये रहा फिनॉल, दिस इज फिनॉल। अब फिनॉल का रिएक्शन जब फेरिक क्लोराइड के साथ होता है, तो फेरिक क्लोराइड मतलब क्या, FeCl3। फेरिक क्लोराइड इज नथिंग बट FeCl3। ओके, अब जब मुझे बताओ फिनॉल का नेचर क्या होता है, फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, अपन ने देखा ये H+ दे देता है क्योंकि इसका जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये अच्छा खासा -m इफेक्ट लगा के यहाँ पे मेसोमेरिक लगा के रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलाइज होता है, तो H+ बड़े आसानी से देता है। जैसे ही H+ देता है, क्योंकि इसका फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है तो H+ आयन देगा। जैसे ही H+ देगा तो यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन बनाएगा, यहाँ पे 3 Cl दिख रहा है, तो ये Cl के साथ HCl बनाने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे कितना Cl है, 3, और तुम्हारे पास तो एक फिनॉल से एक ही हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसका बैलेंस करने के लिए तुम्हें 3 फिनॉल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, इसका 3H और इसका 3Cl, इसका बाय प्रोडक्ट तो फिक्स है 3HCl। अब बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। मेन प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसा फिनॉल 3 बार आया तो यहाँ पे तुम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो फिनॉल है ये आया कितना टाइम, 3 टाइम्स। ये फिनॉल आया, ये पूरा ग्रुप आ जाएगा तुम्हारा फिनॉल का O के साथ, ये पूरा ग्रुप तुम्हारा आ जाएगा 3 टाइम्स। ये पूरा ग्रुप कितना टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। ये बॉन्ड चाहिए तो यहाँ पे रख लो, ये पूरा आएगा 3 टाइम। और ये तीनों बॉन्ड, ये फिनॉल के तीनों ऑक्सीजन के बॉन्ड किससे जुड़ेंगे, Fe से जुड़ेंगे, तो इसको लिख देता हूँ Fe। और ये 3HCl आएगा तुम्हारा बाय प्रोडक्ट में, 3HCl आएगा बाय प्रोडक्ट में। अब ये जो कंपाउंड बना है ये वायलेट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। तो अगर तुम लोग टेस्ट ट्यूब में फिनॉल लेते हो और उसके अंदर FeCl3 डालते हो, तो अगर वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो समझ जाने का डेफिनेटली वो क्या होगा, फिनॉल होगा, क्योंकि सेम रिएक्शन बाकी कोई अल्कोहल के साथ नहीं होता है। अगर मैं इथेनॉल ले लूँ, मिथेनॉल ले लूँ, कोई भी अल्कोहल ले लूँ, सपोज करो अगर मैं इथेनॉल ले रहा हूँ कि C2H5OH प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने FeCl3, तो तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है ना कि ये अल्कोहल है तो H+ डोनेट करे, H+ डोनेट करेगा तो यहाँ पे 3Cl है, तो ठीक है 3 बार ले लेते, तो इसका भी तो ऐसा लिख सकते थे ना सर कि ये C2H5O कितने टाइम आया, 3 टाइम्स आया, और ये भी किससे बॉन्ड बनेगा, Fe, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3HCl। तो जैसे फिनॉल का वो ऐसे इसका क्यों नहीं हो सकता, तो इसका रीज़न है क्योंकि फिनॉल का H+ निकल रहा था, H+ निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन था वो काफ़ी स्टेबल था, लेकिन अल्कोहल के केस में अगर H+ निकलेगा तो क्या बच जाएगा, अल्कोहल के केस में सिर्फ बच जाएगा C2H5O-, और ये आयन काफ़ी अनस्टेबल की ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं लग रहा है जैसे यहाँ पे फिनॉल के केस में रख रहा था। ठीक है, तो इसके लिए अल्कोहल्स, कोई भी टाइप के अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी टाइप के अल्कोहल ये रिएक्शन को शो नहीं करते, ये रिएक्शन नहीं होता। मैंने लिखा है बस एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता, तो एग्जाम में मत लिख देना रॉन्ग है, मैं खुद बोल रहा हूँ ऐसा रिएक्शन होता नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है, इसके लिए ये रिएक्शन हो जाता है। तो ये दोनों के बीच का क्या है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, कि अगर कोई बोले कि फिनॉल एंड अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करो तो तुम लोग क्या यूज़ करोगे, फेरिक क्लोराइड यूज़ करके बता सकते हो। अगर वायलेट कलर आ रहा है प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट तुम्हारा फिनॉल होगा, मतलब ये कंपाउंड फिनॉल होगा, और अल्कोहल होगा तो वायलेट कलर नहीं आएगा। क्लियर हुआ, एकदम सिंपल सा था। ओके, अब अपना बचा है चैप्टर का एकदम छोटा सा पार्ट जो कि है ईथर्स, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इसको भी जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।